हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके संपूर्ण सामान्य ज्ञान का हम लोग इस क्लास में रिवीजन करेंगे। यह प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, साइंस व स्टैटिक जीके के होंगे। उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास में समाहित किया गया है। जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। देर ना करते हुए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सूरत में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है मैसूर में, ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम आपको बता दें, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और सबसे बाद में कौन आए? फ्रांसीसी आए। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कौन आया था तो पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा सबसे पहली बार कहाँ आए थे? भारत आए थे और भारत की इन्होंने खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जाती है? तो किसे दी गई है भारतीय नेपोलियन की उपाधि? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो दी जाती है वो दी जाती है समुद्रगुप्त को। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? फिर से सुन लीजिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए। विनोबा भावे थे, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? देख लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है भारत का वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नंबर ए, इसका ऑप्शन ए है 24 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 25 नवंबर और ऑप्शन डी है 25 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये प्रयोग लिखा है, शब्द का प्रयोग, जो प्रयोग हो गया वो प्रयोग है। बुली शब्द का प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर है हॉकी। हॉकी शब्द में हॉकी जो खेल है उसमें बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बताना है आपको कि कब की गई। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सन 1875 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सन 1897 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सन 1901 में, ऑप्शन डी है सन 1912 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। फिर से सुन लीजिए, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। तो अगर पूछे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे तो दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी?
तो आप बताइए किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु नानक देव, ऑप्शन सी है अंगद देव गुरु, ऑप्शन डी है गुरु रामदास। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध पूछ रहा है किस खेल से? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है जिम्नास्टिक, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है हॉकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हॉकी। हॉकी खेल का संबंध आगा खां कप का संबंध हॉकी खेल से है। और भी आपको हम कप बताए दे रहे हैं। सुल्तान जोहर कप आपके हॉकी से है, महाराजा रणजीत सिंह कप किससे है? हॉकी से है, रंगास्वामी कप भी हॉकी से है, सिंधिया कप हॉकी से है, बैटन कप हॉकी से है, ध्यानचंद कप हॉकी से है, इंदिरा गांधी कप हॉकी से है और नेहरू कप भी हॉकी से है। फिर से सुन लीजिए, सुल्तान जौहर कप, महाराजा रणजीत सिंह कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, बैटन कप, ध्यानचंद कप और इंदिरा कप और बाद में है नेहरू कप। ये सब किससे संबंधित थे? तो हॉकी खेल से संबंधित थे। आप सभी जानते होंगे कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम पे सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है M.A. अंसारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। 1887 में मद्रास में कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी और यह राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नरसिंह देव प्रथम ने पुरी उड़ीसा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में किस मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 64 योगिनी मंदिर का, ऑप्शन बी है जगन्नाथ मंदिर का, ऑप्शन सी है कोणार्क मंदिर का, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कोणार्क मंदिर का। ऑप्शन सी सही है इसका। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह राजा जो थे नरसिंह देव प्रथम जो थे वो गंग वंश के थे। किस वंश के थे? तो गंग वंश के थे। लगभग 1250 ईसा पूर्व कोणार्क कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, में सूर्य मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किससे संबंधित है? तो नहीं, कोणार्क का जो मंदिर है वो किससे संबंधित है? तो सूर्य मंदिर है, ये सूर्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतः छेपित करती हैं। अगर चींटी काटती है तो हमें जो उसका जहर से खुजलाहट होती है या जलन होती है वो किस कारण होती है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है मेथेनॉल, ऑप्शन सी है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी है स्टेएरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल। जो है चींटियां काटने से क्या होती है? जलन होती है। यही जो फार्मिक अम्ल होता है यही ततैया या बर्र में पाया जाता है। बिच्छू में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट प्रावधान से,
ऑप्शन सी है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन डी है जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही है। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर की विशिष्ट शक्तियों से, मतलब स्थितियों से संबंधित था ये। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। आप लोग आंसर लगा लीजिए, अभी हम आंसर बताएंगे, पहले ऑप्शन हम बताते हैं। आप लोग दिमाग में आंसर लगा लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर हम आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन ए है 1947-48, ऑप्शन बी है 1948-49, ऑप्शन सी है 1950-51, ऑप्शन डी है 1951-52। तो आपने आंसर लगा लिया होगा, तो इसका आंसर जो सही है वो आंसर डी सही है इसका, 1951-52। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी या सर्वाहारी, सर्वभक्षी और सर्वाहारी एक ही चीज़ है, की श्रेणी में आता है? तो देख लीजिए कौन सा सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है ए और बी, इसका मतलब है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के गुण वाले जानवर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाहारी पूछ रहा है, तो सर्वाहारी शाकाहारी क्या होते हैं? जो हरी सब्जियां खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं और वो मांसाहारी होते हैं, और जो सर्वाहारी होते हैं वो हरी सब्जियां भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा। ए और बी दोनों के गुणों वाले जानवर जो होते हैं वो किस में आते हैं? सर्वभक्षी या सर्वाहारी में आते हैं। तो अगर मानव का पूछे कि मनुष्य कौन सा प्राणी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है कि सर्वाहारी है, तो इसका सही आंसर होगा सर्वाहारी है। ठीक है, मनुष्य दोनों चीज़ें खाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप देख लीजिए, ऑप्शन ए है फुटबॉल से, ऑप्शन बी है हॉकी से, ऑप्शन सी है पोलो से, ऑप्शन डी है टेनिस से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पोलो। एजरा कप पोलो से संबंधित है। पोलो से संबंधित और भी कप आप नोट कर लीजिए। पृथ्वी पाल कप, पृथ्वी पाल कप किससे संबंधित है? तो पोलो से है। राधा मोहन कप भी पोलो से है, और क्लासिक कप पोलो से है। तो पृथ्वी पाल कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप किससे संबंधित हैं? ये तीनों तो किससे हैं? पोलो से हैं। इसके अलावा एजरा कप भी पोलो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हूडो किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर लगाइए तत्काल, इसका क्या आंसर सही होना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गुजरात। लगाइए आंसर इसका। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात का लोक नृत्य है हूडो। गुजरात के और भी लोक नृत्य आप लोग नोट कर लें। गरबा, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का है। टिप्पणी भी गुजरात का है। डांडिया रास गुजरात का है। दीपक नृत्य गुजरात का है। पड़ीहारी नृत्य गुजरात का है। इसके अलावा डांगी नृत्य भी कहाँ का है? गुजरात का है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थे गरबा, डांडिया रास, दीपक नृत्य और अभी आपको हूडो बताया, वो भी इम्पोर्टेंट था। किससे संबंधित हैं? ये सब गुजरात से हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहा जाता है, उसका मुख्यालय किस स्थान पर है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए वॉशिंगटन DC, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है लंदन और ऑप्शन डी है जिनेवा। तो इसका सही आंसर है वॉशिंगटन DC। IMF का जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना जो हुई तो USA के न्यू हैम्पशायर में हुई थी। USA के न्यू हैम्पशायर में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? कंप्यूटर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था?
ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है प्रधान डाकघर बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है प्रधान डाकघर नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अब हम आपको सही आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। आपको हम बता दें 1956 में इसका प्रयोग किया गया था। 1956 में पहली बार इसका प्रयोग भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था। और उस समय कंप्यूटर की कीमत, उस समय की बात कर रहे हैं 1956 की, उस समय इस कंप्यूटर की कीमत थी 10 लाख रुपए। कितनी थी? 10 लाख रुपए। जो आपको आसानी से 20 से 30 हज़ार रुपये में कंप्यूटर इस समय मिल जाता है, उस समय इसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो 1857 के विद्रोह के समय कौन भारत का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड एलनबरो। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग आपके 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। आपको हम बता दें कि ये जो है जितने भी गवर्नर जनरल का एक हम वीडियो बनाएंगे, पूरा वीडियो में जो भी क्वेश्चन आज तक बने हैं गवर्नर जनरल से संबंधित वो सब डालेंगे। और उनके कार्यकाल में जो भी भारत में हुआ है वो सारी चीज़ें डिटेल में हम आपको बताएंगे, फिर उसके एमसीक्यू भी लगवाएंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कोई ना कोई बनता है। इसके अलावा यहाँ पे 1857 से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को हम लोगों को मिल रहे हैं एग्ज़ाम में। जैसे 1857 से संबंधित अभी 14 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी पीसीएस 2023 का, तो वहाँ पे पूछा गया था कि 1857 में बरेली में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो खान बहादुर खान कर रहे थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसमें? यूपी पीसीएस 2023 वाले में। तो 1857 की क्रांति का एक डिटेल में वीडियो हम आपको बना के देंगे, उसे तैयार कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना देखना है किसने की। आप आंसर लगा लीजिए। यहाँ पे हम आपको पहले ऑप्शन बताए दे रहे हैं। ऑप्शन ए है देवपाल, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है ध्रुव, ऑप्शन डी है गोपाल। तो बताइए इसका आंसर क्या सही है। आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो अगर फल प्राकृतिक रूप से नहीं पकता है तो फल वाले क्या करते हैं, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करके उसे पका देते हैं, ये देखना है हम लोगों को। ऑप्शन ए है एसिटिलीन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है एथेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एसिटिलीन का प्रयोग करके वो फल पका देते हैं कृत्रिम रूप से। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसे किसे जोड़ता है? तो देख लीजिए। ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान को, ऑप्शन बी है भारत और चीन को, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और पाकिस्तान को, ऑप्शन डी है बांग्लादेश और भारत को। लगा लीजिए, आप लोग आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, बांग्लादेश और भारत को। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो किस क्षेत्र में पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है, आपको बताना है। किस क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है साहित्य और पत्रकारिता, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी, साहित्य और पत्रकारिता के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर तो मैंने आपको बता दिया, साहित्य और पत्रकारिता से है। आपको हम बता दें यहाँ पर कि इस पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 1900, इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1900
1917 में 1917 में इसकी स्थापना हुई थी और जो स्थापना की थी वो जोसेफ पुलित्जर ने की थी। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार देख रहा है और इस वीडियो को सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। क्योंकि ये आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जब आपको मिलेंगे तो आपकी क्लास भी नहीं छूटेंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है बिट, ऑप्शन डी है बाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिट। एक बिट में केवल 2 मान होते हैं। कौन कौन से मान होते हैं? 0 और 1। 0 और 1 मान होते हैं किसमें? एक बिट में होते हैं। और बिट से बड़ा आप क्या होता है? बिट से बड़ा आपको मैम ने बताया होगा, बिट से बड़ा बाइट होता है और बाइट से बड़ा किलोबाइट होता है। चलिए, आपको डिटेल अगर पढ़ना है तो आप कंप्यूटर वाली जो वीडियो है मैम की उसे जाकर, कंप्यूटर की जो सीरीज चला रही हैं भव्या मैम, उसे जाकर सॉल्व करें तो वहाँ पे आपको डिटेल में कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये भी क्वेश्चन टेट में आया हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो आपको हम सही इसका आंसर बता दें। इसका सही आंसर जो है, पहले आप लगा लीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से जो होगा, क्या होना चाहिए? लगा लिए हैं सभी लोग। इसका सही आंसर होगा मध्य मंडल। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखते हैं विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। बर्मुडा ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? बर्मुडा त्रिभुज के बारे में आप लोग सुने होंगे कि एक ऐसा समुद्र में एक ऐसा ट्रायंगल बनता है कि जहाँ पर जो भी प्लेन या जहाज वहाँ से गुजरता है तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे डुबो देता है, पता भी नहीं चलता कि ये जहाज कहाँ गया हुआ है। तो एक आश्चर्यजनक बना हुआ है ये बर्मुडा ट्रायंगल। पूछ रहा है कहाँ, किस महासागर में है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो सही आंसर आप लोग लगा लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर। लेकिन यहाँ पे अटलांटिक महासागर लिखा है इसलिए आंसर ये सही होगा। लेकिन अगर इसमें अगर आपका ये ना लिखा हो और आ जाए उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर कि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, जहाँ पर बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है। अब बर्मुडा ट्रायंगल अपने ओर आकर्षित कर लेता है तो क्या कारण है, क्या रीज़न है? तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। कईयों ने कहा है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक है पृथ्वी का, यही कारण है कि यहाँ से जो भी जहाज गुजरता है उसे वो अपनी ओर खींच लेता है। और कई वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि यहाँ पर मीथेन गैस की बहुत अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है, जिस कारण से वो अपनी ओर आकर्षित करती है और ये जहाज उसमें डूब जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो किस देश को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है हॉलैंड, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड,
ऑप्शन डी है इटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला आप बताइए कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी है अरल पर्वत श्रृंखला। 2 बार पर्वत पर्वत लिख गया है इसमें, अरल में लास्ट वाले में, तो एक ही मानिए इसे, अरल पर्वत श्रृंखला। रॉकीज में भी 2 बार लिख गया है, ये थोड़ा सा कंप्यूटर मिस्टेक हो गया डिज़ाइन करने पे। अगला इसमें सही आंसर हम आपको बता दें, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ये भी एग्जाम में पूछता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र का नाम देख लीजिए, केसरी है, के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं, केसरी जो समाचार पत्र है उसका संपादक जो पूछे हैं, सही इसका आंसर है ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। केसरी मराठी भाषा का समाचार पत्र है। पहली बात, मराठा और केसरी 2 समाचार पत्र इन्होंने दिए थे। केसरी जो था वो मराठी भाषा का था, ठीक है। केसरी किस भाषा का था? तो मराठी भाषा का था। केसरी के बारे में और सुन लीजिए, इसकी स्थापना जो तिलक ने इस पत्र को निकाला था वो 4 जनवरी 1881 में पहली बार निकाला। 4 जनवरी 1881 में पहली बार इसका संपादन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको मेल मिलाने के लिए ये क्वेश्चन आता है। अभी लास्ट टाइम पे पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2023 में मिलाने के लिए आया था, इसकी डेट मिलाने के लिए आई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1857, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1922, ऑप्शन सी है 5 जनवरी 1842, ऑप्शन डी है 13 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। आंसर डी सही है इसका, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। नर्मदा नदी का उद्गम निम्न में से कौन सा है? बताइए नर्मदा नदी का उद्गम इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट की ढलान है, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से है। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। बाद में यह नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। अगर आपसे पूछेगा इसका बहाव किस दिशा में है, तो इसका बहाव जो है वो पश्चिम दिशा में है। किसका? नर्मदा नदी का। और अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, तो आपको हम बता दें कि नर्मदा और तापी 2 नदियाँ, ताप्ती जिसे कहते हैं, 2 नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ये दोनों नदियाँ जो है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है? लोन देता है। वो दर क्या कहलाती है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है विनिमय दर, ऑप्शन बी है रेपो दर, ऑप्शन सी है रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन डी है प्राथमिक उधार दर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेपो दर। रेपो दर क्या कहलाती है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को लोन देता है रेपो दर में, ठीक है, और लोन लेता है रिवर्स रेपो दर में लेता है। क्वेश्चन नंबर आपके 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, ये भी आपके किससे है?
इकोनॉमिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। क्रय क्षमता क्या है? जो जिसे वो खरीद सकते हैं, ठीक है, उस क्षमता के आधार पर होता है, उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए, ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ऑप्शन बी है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ऑप्शन सी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती हैं, ऑप्शन डी है मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका सही आंसर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये भी इकोनॉमिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? देख लीजिए, ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी है चतुर्थक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर जो है सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आता है, टर्सरी सेक्टर कहलाता है। प्राइमरी सेक्टर देख लीजिए, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, नोट करते चलिए हमारे साथ आप, क्योंकि एग्जाम के दौरान आपके नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप वीडियो एग्जाम के दौरान 1 देख सकते हैं, 2 देख सकते हैं, 10 देख सकते हैं, लेकिन जो आपके नोट्स कई वीडियो का सार जिसमें जिनका आप नोट्स बना रहे हैं, कई वीडियो का सार होता है, वो आप एग्ज़ाम में केवल उन्हें देख के चले जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, और हमारी कोशिश ये होती है कि आपको फाइनल सिलेक्शन दिला पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका सही आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि तृतीयक क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर कृषि होता है, पशुपालन होता है, मछली पालन भी इसमें आता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? वो जिसमें विनिर्माण क्षेत्र आते हैं, बिजली आती है, गैस आती है, पानी आपूर्ति होती है, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और टर्सरी सेक्टर जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसमें क्या क्या आता है? उसमें आपके परिवहन आते हैं, दूरसंचार आता है, बैंकिंग आती है, बीमा आता है, सेवा क्षेत्र आता है, ये सब किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना को अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। तो 2 ऐसे शब्द थे जिन्हें किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, पूछ रहा है। ये शब्द हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 49वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी सही है। इसका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था, 2 शब्दों को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देख लेते हैं। ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसे आप लोग कहते हैं सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है रुचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। आपको हम बता दें कि यह सी राजगोपालाचारी जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। आपको हम बता दें स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर भी यही थे और अंतिम भारतीय गवर्नर भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन कह रहा है डैश सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। कौन ऐसा है जो सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है प्रिज्म, ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रिज्म जो है। ऑप्शन सी प्रिज्म जो है वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। अच्छा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 40
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल जो होता है वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, मतलब भाप में परिवर्तित होने लगता है। ऑप्शन ए है 273 केल्विन, ऑप्शन बी है इसमें ऑप्शन ए है 273 केल्विन, ऑप्शन बी है 100 केल्विन, ऑप्शन सी है 373 केल्विन, ऑप्शन डी है 0 केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 373 केल्विन। अगर आपको ये नहीं आए 373 केल्विन ऑप्शन में ना है, अगर नहीं है तो ये 373 केल्विन के बराबर क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मान अगर पूछ ले कितना होता है केल्विन में, तो 373 केल्विन होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है चूना, ऑप्शन सी है मार्बल, ऑप्शन डी है बासिंग सोडा। माफ कीजिए, ऑप्शन डी है बासिंग सोडा। तो इसका सही आंसर जो है बासिंग सोडा है। ऑप्शन डी इसका सही है। इसका जो सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है फ्रियोन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लिए होंगे, नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? फिर तो मैं इसका सही आंसर बता ही दे रहा हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रियोन। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो कौन सी धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए है टाइटेनियम, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है मरकरी, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टाइटेनियम को। ऑप्शन ए टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? भविष्य की धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है शाहनामा किसकी कृति है। शाहनामा कह रहा है किसकी कृति है। ऑप्शन ए है फिरदौसी की, ऑप्शन बी है अकबर की, ऑप्शन सी है नवाब पटौदी की, ऑप्शन डी है गजल खान की। तो सभी जानते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन 44 का आंसर ए है फिरदौसी की कृति थी, रचना थी शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है। तो ग्रेट साल्ट लेक पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए ईरान में, ऑप्शन बी है यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी है तुर्की में, ऑप्शन डी है भारत में। तो ग्रेट साल्ट लेक आप जानते हैं ये खारे पानी की झील है। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये ऑप्शन बी जो है यूएसए में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लवणीय झील विश्व में कौन सी है, तो टर्की की बान झील है। और दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछे कि टर्की की बान झील के बाद दूसरा स्थान किसका आता है सर्वाधिक लवणीय झील में, तो आंसर होगा यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक का। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया किसने था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी है महलनोबिस ने, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी है BKRB राव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो बताइए इसका किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करेगा। ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन पर, ऑप्शन बी है बाजार का आकार, ऑप्शन सी है पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब अगर किसी देश का आर्थिक विकास डिपेंड हो रहा है तो किस किस पे हो रहा है? प्राकृतिक संसाधन पे भी हो रहा है, बाजार का आकार पे भी हो रहा है, पूंजी निर्माण पर भी हो रहा है।
तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुद्रा आपूर्ति कह रहा है किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है व्यापारिक आयोग, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। आपको हम बता दें योजना आयोग अब खत्म हो गया है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जनवरी 2015 में बनाया गया था। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है आयन मंडल में, ऑप्शन बी है समताप मंडल में, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, गलत हो गया यहाँ पे, क्षमा मंडल हो गया, इसे क्षोभ कर लीजिए, क्षोभ मंडल में, ऑप्शन डी है बहिर्मंडल में। तो इसका सही आंसर है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आपको हम बता दें जो समताप मंडल होता है वहां पे तापमान समान होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है और मध्य मंडल के नीचे होता है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जो ये ओजोन परत का कार्य क्या है? जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और वो नीचे नहीं आने देती, मतलब समतल पर नहीं आने देती, धरातल पर नहीं आने देती है। ये किसका काम होता है? ओजोन परत का कार्य होता है। ठीक है, इसीलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने बनते हैं हमने सब बता दिए। अब आप नोट्स बनाते चलिए, उसमें नोट भी करते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देख लीजिए। ऑप्शन ए है 17 अगस्त, ऑप्शन बी है 23 जनवरी, ऑप्शन सी है 14 सितंबर, ऑप्शन डी है 10 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको हम बता दें 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तब से प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विद्यार्थियों, आज मैंने आपको 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के जो MCQ हैं उनके हमने प्रैक्टिस कराई है आपको, और काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो, और अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। आगे इसके बारे में और भी हम आपको एक चीज़ बता दें, आज की क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।